गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी जब लेक्चर देख रहा है उसके अकॉर्डिंग। दिस इज अंकिता अरोरा बैक विद द लास्ट पार्ट फॉर टीडीएस एंड आई होप ईच एंड every part was beneficial for you, and if it is beneficial ये तो बनता है that you have to comment over here that actually the video of TDS at least is beneficial to you. If you are new to the channel, if you are new in watching my videos, let me tell you, already I have uploaded GST, I have uploaded custom, ISKA, AMA, as well as this DT lectures in the process of uploading. आज जैसे ही TDS खत्म होगा, tomorrow you won't get any video related to DT. Why? Because I'm going to upload refund now. Refund of GST that was long pending from my side. I'm going to upload refund tomorrow. So refund of GST will be completed from my side. And if you have doubt, you can ask me here. You can ask me at the study underscore made easy. That is my Insta page. If you have not followed till now, go and follow there because that is easy and convenient for me to solve all your doubts there. Okay, so this is 194G, 194J, sorry, to 194J that we have already understood in the last part. Okay, so these are the charts and yes, now you will get the chart here. जहाँ तक मैं आपको बताऊंगी वहाँ तक आपको चार्ट पूरे मिल जाएंगे। उसके बाद से जो मैं आपको लिखवाना स्टार्ट करूंगी दैट यू हैव टू राइट एंड अपने नोट्स वहाँ पे आपको खुद बनाने हैं। मैं यहाँ लिखवाती जाऊंगी, आप खुद अपनी कॉपी में या फिर जहाँ भी आपको लिखना है आप लिखेंगे। रीज़न कुछ चीज़ें एक तो याद हो जाने चाहिए और दूसरा ये कि मेरे लिए थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ टाइम हो गया था, तो मैं सिर्फ सेक्शंस जो है आपके टीडीएस सेक्शन तक के भी चार्ट बना पाई हूँ। आई हैव नॉट बीन एबल टू मेक जो एलिमेंट्री चीज़ें होती हैं जैसे कि रिटर्न कब फाइल करना है, कब तक डिपॉजिट करना है, डिक्लेरेशन के बारे में, लो रेट ऑफ टैक्स टीडीएस के बारे में, ये सारी चीज़ों का भी मेरे से नहीं बन पाया, टाइम मैनेज नहीं हुआ है। तो फ्रैंकली आई एम टेलिंग यू कि उसका टाइम मैनेज नहीं हुआ, तो आपको उसका चार्ट मिलना थोड़ा या तो टाइम लग जाएगा फिर से। तो इंस्टेड ऑफ वेटिंग हम यहीं पे बना लेंगे। जो चार्ट्स मैं यहाँ पे लिखती हूँ आप वहाँ पे क्या कर लीजिएगा, प्लीज़ नोट डाउन कर लेना। आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, ठीक है। बड़े आगे, यस मैम, बिल्कुल बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। क्या हम स्टार्ट करते हैं हमारा TDS का आगे का पोर्शन। यहाँ तक हमने रेसिडेंट के लिए कर लिया था, क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर फॉर द रेसिडेंट। नाउ कैन यू सी दिस इज समथिंग लाइक what I have done over here। यहाँ मैंने क्या किया है, फिर से बाइफर्केशन किया है, बट यहाँ बाइफर्केशन है क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। यस, यहाँ पे भी देखो लिखा हुआ है ऑलरेडी क्रेडिट पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, और यहाँ टेक है, इसका मतलब हर इस सेक्शन में क्रेडिट पेमेंट विच एवर इज अर्लियर वाला पोर्शन है। बट दिस होल वन रिलेट्स टू वॉट, दिस होल वन इज अबाउट नॉन रेसिडेंट, क्योंकि ये पूरे फॉरेन टैक्सेशन जो है, फॉरेन टैक्सेशन से रिलेटेड टीडीएस है। सो व्हेन यू पे टू अ नॉन रेसिडेंट, व्हेन अ पेमेंट इज मेड टू अ नॉन रेसिडेंट on the basis of credit, on the basis of payment whichever is earlier, on basis of credit, on basis of payment whichever is earlier, यहाँ पे हमें क्या करना है, we have to deduct tax at source। we have to deduct what, we have to deduct tax at source। so let us start with it and यहाँ तक आपको आई एम श्योर दिस विल ऑल्सो बी बेनिफिशियल फॉर यू। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अभी यहाँ इंक्लूड नहीं की, दैट इज़ टैक्सेशन रिलेटेड टू सिक्योरिटाइजेशन है, इन्वेस्टमेंट फंड है, यूनिट से रिलेटेड जो टीडीएस करता है। तो आपको क्या करना है, मैं वहाँ पे आपको पर्टिकुलर चैप्टर में करवाऊंगी, लाइक सिक्योरिटाइजेशन में टीडीएस कितना डिडक्ट होना चाहिए, अंडर विच सेक्शन इट नीड टू बी डिडक्टेड, वो मैं आपको पर्टिकुलर चैप्टर में करवाऊंगी। आपको क्या करना है, एक ब्लैंक पेज यहाँ पे रखना है। इन चार्ट्स को जब आप आइदर प्रिंट आउट निकलवा रहे हैं या फिर आपका जैसे भी आप मैनेज कर रहे हैं इसको, तो एक ब्लैंक पेज रखना, ताकि पूरे ओवरऑल एक्ट में जहाँ जहाँ टीडीएस का प्रोविजन है आप यहाँ पे लिख लेना। मतलब जब भी आप टीडीएस रिवाइज करेंगे,
होलसम टीडीएस आपका क्या होना चाहिए, रिवाइज होना चाहिए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? एंड डोंट स्किप अप दिस वीडियो। लाइक बच्चे क्या करते हैं, शुरुआत में 10 सेकेंड्स आगे बढ़ाते, बट कई बार इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो आई मेक यू अंडरस्टैंड समथिंग इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपको इस तरह से ये पूरे चार्ट कंप्लीट रखने होंगे। तो यहाँ सिक्योरिटाइजेशन हो गया, यूनिट्स हो गया, इन्वेस्टमेंट फंड है, जहाँ जहाँ जो टीडीएस के प्रोविजन आएंगे यू हैव टू राइट इट ओवर हेयर। हम लेकिन कब पढ़ेंगे, जिस वक्त हम वो वाला टॉपिक कर रहे होंगे हम तब करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ व्हाट, फॉरेन टैक्सेशन में 194E। लेट अस स्टार्ट विथ व्हाट, लेट अस स्टार्ट विथ 194E. So this 194E is about what? If I talk about what, non-resident, यहाँ पे already क्या बोला है, when the payment is made to whom, when the payment is made to non-resident. अब this non-resident कौन है? ये non-resident है, non-resident is sportsman और sports association और entertainer. When payment is made by any SEC, it could be any SEC. If any SEC is making the payment to sportsman, to sports association, to entertainer, including athlete, and this athlete or this entertainer is not the citizen of India. He is not citizen of India. So when payment made to sportsman, sports association, entertainer, including athlete, not citizen of India, in that case 20% is deducted as TDS as well as non-resident में हमने एकदम स्टार्टिंग में पार्ट 1 में ही कर लिया था कि when income is paid to non-resident, surcharge as well as हेल्थ एंड एजुकेशन सेस विल बी एप्लीकेबल। तो यहाँ पे 20% के बाद सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस विल बी एप्लीकेबल। Okay, this is 194E. When payment is made to whom? Payment is made to sportsman, sports association, entertainer, including athlete, and not a citizen of India. ठीक है। Now talking about 194LB. अब आते हैं हम किस पे? हम आते हैं 194LB पे। तो यहाँ पे और क्या क्या है? When, यहाँ पे क्या बोला है, when there is interest, interest income is paid, interest हम पे कर रहे हैं। Someone is paying interest, interest is paid to whom? Interest is paid on infrastructure debt fund. इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड पे क्या किया है, वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डेट उठाई और उधर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। एंड दिस इंटरेस्ट इज पेड आइदर टू नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी, एंड दिस इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड इज रेफर्ड इन सेक्शन 10 सबसेक्शन 47। तो एक इजी सी चीज़ है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड है उस पर इंटरेस्ट लग रहा है, आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो या तो नॉन रेसिडेंट को या फिर फॉरेन कंपनी को, फॉरेन कंपनी या नॉन रेसिडेंट को, तो 5% प्लस वही सरचार्ज हेल्थ एंड एजुकेशन सेज यू हैव टू पे 5%। TDS यहाँ पे डिडक्ट होगा एंड वहाँ पे वही क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर वाला ही बात है, एंड यहाँ पे सरचार्ज हेल्थ एंड एजुकेशन सेज विल बी एप्लीकेबल। यहाँ पे क्या होगा, ये एप्लीकेबल होगा। Coming to 194LC, this is something important, that is 194LC. If interest is received from Indian company or business trust, income received from business trust, income received from Indian company by a non-resident or foreign company, by a non-resident or foreign company, because this Indian company or business trust has borrowed money, because they have what, borrowed money, and money is borrowed either under a loan agreement or long-term infrastructure fund or long-term infrastructure bond or long-term bond that includes long-term infrastructure bond. इंडियन कंपनी है, बिजनेस ट्रस्ट है, उन्होंने क्या लिया, लोन लिया है, मनी बोरो किया है, दे हैव बोरोड मनी, दे हैव टेकन लोन, दे हैव बोरोड मनी, दे हैव टेकन लोन, और उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। कहाँ से लिया है इंडियन कंपनी या बिजनेस ट्रस्ट ने लोन, या तो नॉन रेसिडेंट
नॉट अ कंपनी, और फॉरेन कंपनी से लिया है। ये अब जो लोन लिया है, आइदर द लोन हैज़ बीन टेकन अंडर लोन एग्रीमेंट। अब ये लोन एग्रीमेंट कब हुआ है? बिटवीन जुलाई 12 टू जुलाई 20, या फिर अगर लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड है तो जुलाई 12 टू अक्टूबर 14, और अगर लॉन्ग टर्म बॉन्ड है तो अक्टूबर 14 से फिर से क्या होगा, अक्टूबर 14 से जुलाई 20। तो यहाँ पे एट द एंड जुलाई 20 है, एट द एंड क्या है यहाँ पे, जुलाई 20 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, अगर मनी बोरो किया तो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट में, लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में, या फिर लॉन्ग टर्म बॉन्ड दैट इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, और ये उनकी डेट्स हैं। अगर ऐसा है तो 5% डिडक्ट होगा अलॉन्ग विद द हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। 5% would be deducted along with health education cess. तो 194E, 194LB, 194LC, इसके बाद और भी दिया है, और क्या दिया है कि अगर मनी बोरो की जाती है फॉरेन करेंसी में फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, if money is borrowed from foreign currency outside India by Indian company or business trust but obvious by issue of rupee denominated bond before 1st July 2020, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड के थ्रू मनी बोरो कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया, इन दैट केस, या फिर ये बस इतना याद रखना, जो इंटरेस्ट इनकम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितना रेट बताया है उससे ज़्यादा ना हो। इंटरेस्ट इनकम अगर इससे ज़्यादा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे ज़्यादा है तो फिर क्या है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर क्या है, एक तो मनी बोरो की, कहाँ से मनी बोरो की, मनी बोरो की फॉरेन करेंसी में, मनी बोरो करते हैं फॉरेन करेंसी में, मनी बोरो करते हैं कहाँ से, इंडिया के बाहर से, एंड दे इशू वॉट, यहाँ पे कैसे, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशू हुआ, उसके थ्रू वो लोग मनी बोरो कर रहे हैं, तब भी क्या होगा, TDS कटेगा 5% प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एंड सरचार्ज। बिफोर कब लेना है, ये जुलाई 2020। बस इतना याद रखना, जो इंटरेस्ट इनकम है, इंटरेस्ट इनकम शुड नॉट एक्सीड द रेट दैट इज डिफाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रेट्स दिए हैं उससे ज़्यादा रेट्स नहीं होने चाहिए, तो यहाँ पे TDS डिडक्ट होगा। So we have covered 194E, 194LB, 194LC. Now 194LD. Now what? 194 LD। अब ये 194 LD में क्या दिया है, 194 LD में अगेन इंटरेस्ट ऑन सर्टेन बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सर्टेन बॉन्ड सर्टेन गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट है, एंड कैन यू नोटिस वेदर इट इज LB, LC, LD 5% ही है, LB हो, LC हो, LD हो, इट्स ऑल इज 5% प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, यहाँ सब जगह होगा। And now this interest is paid to whom? Interest is paid to either foreign institutional investor or qualified financial investor। ठीक है, तो यहाँ पे आप किसको पे कर रहे हो, जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर को आप पे कर रहे हैं। किस पे? यहाँ पे आप इंटरेस्ट पे करते हो, सर्टेन बॉन्ड इशू करे हैं, कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, तो यहाँ FII या फिर QFI को आप इंटरेस्ट पे करते हैं, एंड इंटरेस्ट इज पेबल ऑन आफ्टर, इंटरेस्ट ऑन आफ्टर जून 2013 से जुलाई 2020 के बीच में पे हो रहा है रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड पे, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रेट नोटिफाई किया है उससे ज़्यादा नहीं है, तो 5% डिडक्ट होगा। देन क्या होगा, 5% डिडक्ट होगा एज इन टैक्स। सो दिस वाज 194, दिस वाज व्हाट, 194 LD। अब ये 195 बीइंग इम्पॉर्टेंट, यस ये इम्पॉर्टेंट है, क्यों? वैसे तो यहाँ पे पर्टिकुलर जो पेमेंट होता है नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी को, तो उसके लिए बताया गया है 194 LB, 194 LC, 194 LD, 194 E, it is all about particular payment. It's all about what? It is all about particular payment. However, now 195, this section 195 is about
tedious on other sum. It is tedious on other sum, and this is paid to whom? This sum is paid to either non-resident foreign company. However, this payment is not related to what obvious 194 LB LC LD, क्योंकि ऑलरेडी इसका एक पर्टिकुलर सेक्शन है. तो अगर इंटरेस्ट 194 LB LC LD में पे कर रहे हैं तो वहीं आप जाएंगे. बट इसके अलावा कोई और पेमेंट है, अदर सम है, तो वो आता है 195 में. एज वेल एज अगर आपने पेमेंट किया एंड दैट पेमेंट इज चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, then don't take it here because already 192 deals with resident and non-resident both. If salary paid to resident, if salary paid to non-resident, तो 192 तो दोनों को ही डील करता है as you know. तो यहाँ बोला है 195 के लिए फॉरेन कंपनी नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे तो 194 LB LC LD हटा दो, एंड द पेमेंट विच इज़ चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी वो हटा दो. अगर इसके अलावा कोई भी पेमेंट आप करते हैं तो यू हैव टू डिडक्ट टैक्स. यू हैव टू डिडक्ट what टैक्स ऑन क्रेडिट पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ऑन क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. लेकिन यहाँ पे जो रेट है, देर आर वेरियस रेट. यहाँ पे रेट्स क्या हैं? अलग अलग रेट्स हैं. तो दिस रेट्स आई हैव बीन डिस्कस्ड ओवर हेयर इन चार्ट. The rate is 10%, the rate is 5%, the rate is 20%, the rate is 30%, and in fact the rate is 40%. 10, 15, 20, 30, 10, 15, 20, 30, 40, these are the various rates. ठीक है, ये क्या है? ये various rates हैं. So first is what? First is about long-term capital gain. First is what? First is long-term capital gain. So long-term capital gain under which section? Long-term capital gain under 112A. Long-term capital gain under 115E. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है अगर रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी को, देन अबाव 1 लाख, इन एक्सेस ऑफ 1 लाख 10% वुड बी डिडक्टेड. इफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 115E या फिर अनलिस्टेड सिक्योरिटी पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है 10%. देन टेक्निकल सर्विस फीस और रॉयल्टी पेड बाय गवर्नमेंट और इंडियन कंसर्न टू नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी. और ये जो टेक्निकल रॉयल्टी है आइदर एग्रीमेंट है कुछ दैट इज़ अप्रूव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और दिस रिलेट्स टू इंडस्ट्रियल पॉलिसी. ये एग्रीमेंट इंडस्ट्री पॉलिसी में रिलेट करता है या सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड एग्रीमेंट है अकॉर्डिंग टू विच गवर्नमेंट और इंडियन कंसर्न पेइंग नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी रॉयल्टी और टेक्निकल फीस. तो यहाँ पे 10% वुड बी डिडक्टेड. 15% इज फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111A. 20% अगेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर इनकम. अदर इनकम पे कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 20%, बट अगर 112A में है या फिर 115E या फिर अनलिस्टेड सिक्योरिटी पे इट इज़ 10%. शॉर्ट टर्म एज यूजुअल 15% होगा. देन 20% पे देखो, यहाँ मैं आपको भी इसे लर्न कराना नहीं करवा पा रही हूँ, यहाँ मैं आपको समझा रही हूँ क्योंकि दिस आर डिटेल्ड लेक्चर. Once I will be completing various entity, once I will be completing international taxation, उसके बाद आपको DT के learning lecture मिलेंगे and I will try कि वो learning कम revision lecture हो. वहाँ का ड्यूरेशन नियर अबाउट 15 से 16 आवर्स होगा, उसमें कोई भी डाउट नहीं है वहाँ. लेकिन ये होगा कि एक बार आपने यहाँ मेरा डिटेल कर लिया तो डिटेल में मैंने जो जो पॉइंट को बताया है वहाँ एक एक चीज़ वहाँ मैं कॉन्सेप्ट के साथ रिवाइज करवाऊँगी विद इन 15 to 16 मिनट. दैट इज़ कॉल्ड एज रिविज़न लेक्चर. तो यहाँ पे हम तब क्या करेंगे? रिविज़न कम लर्निंग लेक्चर करेंगे, दैट इज़ फॉर श्योर. बस पहले हमारा वेरियस एंटिटी एज वेल एज इंटरनेशनल टैक्सेशन हो जाए. जो लोग इंस्टा पे फॉलो कर रहे हैं, आई हैव क्रिएटेड अ पोल ओवर देयर कि आपको नेक्स्ट चैप्टर क्या चाहिए. आपको इंटरनेशनल टैक्सेशन चाहिए या फिर नेक्स्ट चैप्टर यू वांट वेरियस एंटिटी. तो वहाँ पे आप वोट कर सकते हैं. आप वहाँ नहीं है इंस्टा पे तो राइट इन द कमेंट कि नेक्स्ट चैप्टर आपको क्या चाहिए, इंटरनेशनल टैक्सेशन और वेरियस एंटिटी, क्योंकि अकॉर्डिंगली मुझे क्या करना होगा, आगे के चार्ट्स आपके लिए प्रिपेयर भी करने हैं साथों साथ, और मुझे उसी अकॉर्डिंग
AMA और ये सब जो मुझे अपलोड करना है, तो थोड़ा मुझे क्या है चीज़ों को मेंटेन और मैनेज करके अब आगे चलना होगा, क्योंकि आई कैंट मेक अदर पीपल्स लाइक जिन्हें AMA के चैप्टर 2 का वेट है, तो आई कैंट मेक दम वेट फॉर लॉन्ग। मुझे उस अकॉर्डिंग चीज़ें करनी है, तो प्लीज़ डू रिप्लाई, प्लीज़ डू कमेंट कि आपको नेक्स्ट चैप्टर क्या चाहिए होगा, सो आई कैन प्लान अकॉर्डिंगली। ठीक है, चलो। So here again coming to 20% interest that is payable by government Indian concern for the money borrowed or debt that is incurred by it in foreign currency except LB LC LD। तो अगेन क्या होगा, इंटरेस्ट LB LC LD के अलावा कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो 20% डिडक्ट होगा। 30% is winning from lottery, crossword puzzle और horse race और एनी अदर इनकम। एनी अदर इनकम कोई और है जो स्पेसिफिकली यहाँ कहीं और नहीं दी, इसके अलावा कोई इनकम है तो 30% फॉर नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी। लेकिन 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 अगर नॉन रेसिडेंट के लिए, फॉरेन कंपनी के लिए 10%, 15%, 20%, 30% है, ये भी है सारी चीज़ें, क्रॉसवर्ड हॉर्स रेस भी है। लेकिन फॉरेन कंपनी के लिए अदर इनकम है, तो अदर इनकम फॉरेन कंपनी के लिए 40% पे TDS कट होगा। इफ इट इज फॉरेन कंपनी तो TDS वुड बी डिडक्टेड एट 40%। अदर देन दिस सारी चीज़ें फॉरेन कंपनी को भी एप्लीकेबल है, सिर्फ अदर इनकम के लिए आपको फॉरेन कंपनी के रिस्पेक्ट में देखना है 40%। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आ गया? यस मैम, बिल्कुल आ गया है। अब एक चीज़ और है, एक डाउट है एक बच्चे का रिलेटेड टू विनिंग फ्रॉम लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल वाला, जो इन काइंड मैंने समझाया था उससे रिलेटेड डाउट है, तो थोड़ा सा मैं एड्रेस कर देती हूँ ताकि आप लोगों को भी अगर ये डाउट आ रहा हो तो आप उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। वेट, सो दिस इज अ सिचुएशन जहाँ पे क्या था, 194B वी हैव डन एंड इन 194B क्या हुआ था जिसमें दिक्कत आई थी, जस्ट अ मिनट। सेक्शन 194B, इट वॉज अ गुड क्वेश्चन। यहाँ पे क्या था कि द स्टूडेंट वॉज हैविंग अ डाउट। मैंने जैसा बोला कि इन काइंड, इफ द विनिंग इज इन काइंड, ओके, पार्टली इन काइंड और होली इन काइंड, ठीक है। तो व्हेन द विनिंग इज इन काइंड, यहाँ पे क्या हो रहा है, काइंड में विनिंग होने से देर आर टू सिचुएशन दैट अराइज। यहाँ पे काइंड में जब विनिंग होती है, देन the person who is responsible for paying or giving the लॉटरी अमाउंट, और जो भी लॉटरी में इन काइंड जो भी है, सपोज कार खुल गई किसी की लॉटरी में, सो द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग द विनिंग, the person who is responsible for releasing the winning has to ensure that tax have been paid. He has to ensure what? He has to ensure that tax have been paid। ठीक है, टैक्स क्या है, पे कर दिया गया है, ये इंश्योर करना होगा। किसको इंश्योर करना होगा? द पर्सन हैज़ टू इंश्योर दैट हु इज पेइंग दिस। नाउ this winning could be recovered either from the person who has won, जो जिसका लॉटरी खुली है, जिसने जीता है, तो क्या कर सकते हैं, दिस कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम दैट पर्सन। तो रिकवरी किससे हो सकती है टैक्स अमाउंट की? तो रिकवरी हो सकती है, रिकवरी फ्रॉम दैट पर्सन, उस पर्सन से रिकवरी आप कर सकते हैं। एम आई राइट? यस मैम, यू आर राइट। या फिर कंपनी ने कहा है एज पर द एग्रीमेंट, जो भी एग्रीमेंट होगा, दैट कंपनी विल बियर द टैक्सेस, कंपनी विल बियर द टैक्सेस, ऐसा बोला। नाउ सपोज क्या हुआ कि 2 लाख इज द विनिंग अमाउंट। 2 लाख की कोई कार समझ लो, कार आपकी क्या है, विनिंग अमाउंट है, ठीक है। 2 लाख क्या है आपका, कार जो है, कार जीती है आपने, 2 लाख रुपए की है, या फिर जो भी कोई भी चीज़ है, 2 लाख उसकी वर्थ है। अब क्या हुआ, कंपनी इज सेइंग कि कंपनी विल पे द टैक्सेस, कंपनी क्या करेगी, टैक्सेस पे करेगी। दैट मीन्स यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे द टैक्सेस, द पर्सन हु हैज वॉन द लॉटरी,
the person who has won whatever the car or anything, he is not required to pay the taxes, और जो टैक्स उसने पे नहीं किया इसका मतलब ये टैक्स क्या है, ये टैक्स उसके लिए विनिंग हो गई। दिस टैक्स अमाउंट इज व्हाट द विनिंग, ये उसके लिए क्या है, विनिंग है। तो दैट मीन्स एक्चुअल विनिंग उसकी कितनी है, 2 लाख प्लस दैट अमाउंट ऑफ टैक्स, 2 लाख प्लस व्हाट, दैट अमाउंट ऑफ टैक्स। अब वो अमाउंट ऑफ टैक्स पे व्हाट ही हैज़ टू पे, ही हैज़ टू पे 30%, एंड इफ इट इज नॉन रेसिडेंट तो सरचार्ज वगैरह हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लाख प्लस टैक्स एंड इस पे लगना चाहिए कितना, 30%। दैट मीन्स दिस टैक्स अमाउंट नीड टू बी इंक्लूडेड ओवर हेयर, और यहाँ इंक्लूड करने के बाद ही वो 30% कैलकुलेट कर रहे हैं। दैट मीन्स दिस अमाउंट ऑलरेडी इंक्रीज, और इंक्रीज करने के बाद यहाँ पे क्या है, 30% चार्ज किया जा रहा है, यहाँ पे 30% चार्ज कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसके बाद निकल जाता है, जब आप ये सब कैलकुलेट करेंगे तो टैक्स अमाउंट आपका निकल के आ जाएगा। फिर 2 लाख में आप एक्चुअल में क्या प्लस करके बताते हैं, टैक्स अमाउंट प्लस करते हैं, तो दिस इज़ योर टोटल विनिंग। इन एक्चुअल ये आपकी टोटल विनिंग है। लेकिन एक चीज़ समझ लो ना, आप क्या नहीं समझ पा रहे हो कि इस विनिंग पे ऑलरेडी यहाँ टैक्स लगा लिया ना, क्योंकि उन्होंने विनिंग प्लस टैक्स करने के बाद 30% किया, तो ऑलरेडी टैक्स तो लग चुका है ना उस पर। अब वो सामने वाला बंदा जब रिटर्न ऑफ इनकम में अगर अपनी इनकम दिखाएगा तो नो डाउट 2 लाख प्लस टैक्स ही उसकी इनकम होगी, जो उसने अर्न किया वो 2 लाख प्लस टैक्स है, बट ऑलरेडी उस पर टैक्स तो पे हो चुका है, चाहे आप पे कर रहे हो, आपके बिहाफ पे किसी ने पे किया है, लेकिन यहाँ पे तो हो चुका है। सामने वाला बंदा आपको टैक्स सर्टिफिकेट दे देगा कि आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है, तो टैक्स अगर आपका जो टैक्स उसने पे किया है दैट मीन्स आपका टैक्स तो पे हो गया, तो यहाँ आपको कुछ पे फिर से करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज इस अमाउंट पे 30% यहाँ पे हो रहा है, फिर आप वापस से पे करेंगे, ऐसे तो 60% से ज़्यादा आप पे कर देंगे, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे सिर्फ रिटर्न ऑफ इनकम में जाएगी ये इनकम, पर वापस से टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि आपको वो टैक्स आपकी तरफ से जा चुका है गवर्नमेंट को। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? आपके पेन नंबर को लेते हैं वो लोग, और उस पेन नंबर पे ऑलरेडी टैक्स जा चुका है, तो आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। यहाँ पे फिर से आपको टैक्स पे करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको थोड़ा और एक्सटेंड करती हूँ मैं। यहाँ पे 2 लाख की आपकी विनिंग है, कार विनिंग है, ठीक है, 2 लाख की, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सपोज करो आपको क्या करना था, पेमेंट करना था 80 लाख का टैक्स। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल आई एम सेइंग कि 80 लाख का आपको क्या करना था, टैक्स पे करना था। कितना पे करना था, सपोज करो नहीं, इसको और एक अलग लेते हैं हम। 2 लाख का तो चलो आपका अमाउंट है, लेट से आपको ओवरऑल 60,000 पे करना था। लेट से आपको क्या है, ओवरऑल टैक्स कितना पे करना था, 60,000 पे करना था। तो कंपनी क्या हुई, कंपनी वो सक्सेसफुल इन रिकवरिंग फ्रॉम यू 40,000 TDS। आपसे कंपनी 40,000 TDS ले पाई। अब कंपनी बोले ठीक है, बाकी का 20,000 जो है वो क्या करेंगे, हम पे कर देंगे। बाकी का जो 20,000 है हम क्या करेंगे, हम पे कर देंगे, ठीक है। तो इन दिस केस क्या हुआ, 2 लाख है, 2 लाख पे एक तो बैलेंस अमाउंट जितना भी कंपनी पे कर रही है, तो बैलेंस अमाउंट जो कंपनी ने पे किया दैट इज़ ऑल्सो योर विनिंग, क्योंकि पैसा जेब से नहीं जाना भी तो क्या है, पैसे का आना ही है ना। दैट इज़ व्हाट, पैसे का ना जाना भी आना ही होता है, ऐसा आपने सुना होगा ना। तो यहाँ टैक्स आप नहीं पे कर रहे, मतलब आपकी विनिंग ही समझो ना। ये कंपनी बैलेंस टैक्स पे कर रही है और इसके ऊपर 30% आपसे लिया जा रहा है, और इसमें से क्या हुआ, जितना भी आएगा, इसमें से जितना भी आएगा टैक्स आपका, उसमें से 40,000 तो आप ऑलरेडी दे चुके हो, तो जितना बचा हुआ है वो बैलेंस टैक्स क्या है, जाएगा। समझ रहे हो आप? तो दिस इज द सिचुएशन। फिर वही रिटर्न ऑफ इनकम में क्या आएगा, रिटर्न ऑफ इनकम में एक तो 2 लाख प्लस जितना अमाउंट बैलेंस अमाउंट कंपनी ने पे किया वो, ये होती है रिटर्न ऑफ इनकम में। बट ऑब्वियस, लेकिन आपका टैक्स तो ऑलरेडी जमा हो चुका है। आई ये बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ें। यस मैम, बिल्कुल बढ़ते हैं। और अब हम आते हैं किस पे, यहाँ से आपको थोड़ा नोटिंग स्टार्ट करनी है। क्यों नोटिंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि यहाँ से आपके पास चार्ट्स नहीं है, तो जो जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है
हम वो सारे important सेक्शन कवर करते हुए चलेंगे. We are going to cover with each and every important section over here. So let us start with first section, and that is सेक्शन 196. मैं सिर्फ नॉर्मली आपको बताऊंगी, इसमें बहुत ज़्यादा नोटिंग नहीं, कुछ नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे लिखनी है. इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की भी ज़रूरत नहीं है. जिस चीज़ को जहाँ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी मैं ऑलरेडी आपको बता दूंगी. तो लेट इज कवर्ड सेक्शन नंबर 196. Now what has been given under section number 196? It states that on payment of interest on payment of other sum, if any interest, यहाँ जैसा मैं लिख रही हूँ वैसे ही करना, interest और other sum, if interest or other sum payable, if interest or other sum payable to either government, if it is paid to Reserve Bank of India, or it is paid to a corporation that is established by Central Act or under any law for the time being in force, exempt from income tax, or any corporation established by that is established by or under Central Act, okay, or under the law or for जो भी law हो for the time being in force, but this corporation is exempt from income tax act, that's exempt from income tax act, or mutual fund Ten 23D. So here no TDS would be deducted. अगर पेमेंट आप किसको कर रहे हैं, हेयर इफ द पेमेंट इज मेड, यहाँ पे अगर क्या है, पेमेंट हो रहा है, इफ पेमेंट इज मेड टू गवर्नमेंट, इफ पेमेंट इज मेड टू RBI, cooperation that is established by the Central Act or established by Central Act, and if it is exempt under Income Tax Act, or mutual fund that is specified under 1023D, और म्यूचुअल फंड स्पेसिफाइड अंडर 2023D, तो इंटरेस्ट हो या कोई भी सम पे कर रहे हो, नो TDS, हेयर नो TDS. ठीक है, यहाँ कोई TDS डिडक्ट नहीं होगा. दैट इज 196. दैट इज व्हाट सेक्शन 196. Moving toward another section, and that is what section 198. सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा सिंपल से सेक्शंस हैं यहाँ पे. नाउ सेक्शन 198. सेक्शन 198 क्या कहता है, जहाँ पे जो आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है, ऑल सम that is deducted in accordance with what? In accordance with the chapter of tax deduction at source. जितना भी अमाउंट डिडक्ट हुआ, all sum deducted as per the chapter, all sum deducted as per TDS chapter, for computation of income is deemed as income received. ठीक है, for computing the income of SSC, all sum deducted deemed as income of assessee की इनकम मानी जाती है. ऑल सम डिडक्टेड इज डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ assessee की क्या मानी जाती है, इनकम मानी जाती है, एक्सेप्ट इन 2 सेक्शंस. यहाँ पे 2 सेक्शंस का आपको क्या मिलेगा, एक्सेप्शंस. एक्सेप्ट 192 1A, that is non-monetary.
दैट इज़ व्हाट, नॉन मॉनिटरी परक्यूसिट्स पे जो इनकम, नॉन मॉनिटरी परक्यूसिट्स है उस पे अगर एम्प्लॉयर टैक्स पे करता है, इफ टैक्स इज पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन नॉन मॉनिटरी परक्यूसिट्स, इन दैट केस अगर 192(1)(a) में टैक्स पे किया है एम्प्लॉयर ने, तो नो इनकम, वो एम्प्लॉय के हैंड्स में इनकम नहीं मानी जाती, दैट इज़ नॉट टैक्सेबल। एंड 194(n) क्या था कि विड्रॉल 1 करोड़ से अबाव है, तो यहाँ पे एग्रीगेट 1 करोड़ से अबाव के विड्रॉल को अगर टैक्स डिडक्शन हुआ है तो दैट विड्रॉल विल नॉट बी कंसिडर्ड एज योर इनकम, उसे इनकम नहीं कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, नाउ अनदर सेक्शन कौन सा है, तो हमारा सेक्शन है आगे, दैट इज 199। सेक्शन नंबर कौन सा है, 199। Now what is given in section 199? तो सेक्शन 199 कहता है कि अगर कोई भी डिडक्शन हुआ है, इफ एनी डिडक्शन हैज़ बीन मेड अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी डिडक्शन हुआ है, देन यहाँ पे ये जो डिडक्शन है, दिस शैल बी ट्रीटेड एज पेमेंट ऑफ टैक्स, इसे पेमेंट ऑफ टैक्स माना जाएगा ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन जिसकी इनकम से डिडक्ट हुआ है, उसकी इनकम के बिहाफ, उसके बिहाफ पे कोई पे कर रहा है, तो ये क्या माना जाएगा, पेमेंट ऑफ टैक्स। तो बहुत ही मतलब लो लेवल के ये क्या है, बहुत लो लेवल के सेक्शंस हैं, बट हम कर रहे हैं पूरा, तो कोई दिक्कत नहीं है। सो दैट इज़ जस्ट सो सिंपल कि जो भी टैक्स डिडक्ट हुआ है, दैट टैक्स डिडक्टेड एंड पेड बाय अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ यू इज टैक्स पेड। तो इसको आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, दैट इज़ जस्ट सो सिंपल। नाउ कमिंग टू नोटिफिकेशन, एंड दैट नोटिफिकेशन इज समथिंग इम्पॉर्टेंट, नोटिफिकेशन 5/2017। नोटिफिकेशन 5/2017 कहता है कि in case suppose there is a minor and both of the parent are no more, ये माइनर है एंड माइनर के जो भी पेरेंट्स है, बोथ ऑफ द पेरेंट्स आर डिजीज्ड, यहाँ पे क्या है, कोई भी नहीं है, तो द इनकम ऑफ द माइनर कहाँ जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, it was brought to the notice of CBDT that in case of minor, there was a minor whose both of the parents were no more, so the TDS deductor और बैंक, ठीक है, TDS डिडक्टर या जो बैंक थे, इस माइनर की जो इंटरेस्ट इनकम है, दे वर क्लबिंग दिस इंटरेस्ट इनकम इन द हैंड्स ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स। वो क्या कर रहे थे, इन द हैंड्स ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, वो क्या कर रहे थे, क्लब कर रहे थे। एंड इशूइंग द TDS सर्टिफिकेट, और जो TDS सर्टिफिकेट है इन ग्रैंड पेरेंट्स को इशू हो रहा था। एंड इफ़ यू सी इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग माइनर की जो इनकम है, दैट शुड बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट्स ओनली। द इनकम ऑफ द माइनर शुड बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट्स ओनली, नॉट टू अदर रिलेटिव। किसी और अदर रिलेटिव के लिए उसे क्लब नहीं करना है। सो आइडियली इन सच टाइप ऑफ सिचुएशन इनकम असेस होगी इन द हैंड्स ऑफ माइनर, अब माइनर के हैंड्स में असेस होगी, एंड द इनकम टैक्स रिटर्न टू बी फाइल्ड बाय माइनर थ्रू हिज गार्जियन। तो माइनर को उसके गार्जियन के थ्रू क्या करना होगा, रिटर्न फाइल करना होगा, एंड दिस TDS टू बी डिडक्टेड, इनकम टू बी असेस्ड इन द हैंड्स ऑफ माइनर के हैंड्स में ही होगी, एंड जो इनकम टैक्स रिटर्न है गार्जियन के थ्रू माइनर फाइल करेंगे। So it was clarified in this situation that case where both the parents of the minor are no more, TDS on interest income accrued to the minor is required to be deducted and reported against the pen of minor। माइनर के लिए पेन होगा और माइनर के ही पेन से क्या होगा, अगेंस्ट दी पेन ऑफ माइनर ही TDS डिडक्ट होगा, और रिपोर्ट भी माइनर के नेम से ही होगा, ना कि किसी और रिलेटिव के नाम से। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो दिस वॉज नोटिफिकेशन नंबर 5/2017 का ये नोटिफिकेशन है। फिर इसके बाद आते हैं हम सेक्शन नंबर 205 पे। सेक्शन नंबर 205 कहता है
कि अगर टीडीएस डिडक्ट हो चुका है किसी पर्सन का, टीडीएस अगर डिडक्ट हो गया लेकिन जिसने डिडक्ट किया उसने पे नहीं किया, तो असेसी शैल नॉट बी कॉल्ड अपॉन टू पे द टैक्स हिमसेल्फ। तब आप असेसी को कॉल नहीं कर सकते, असेसी शैल नॉट बी कॉल्ड टू पे टैक्स। तो असेसी को आप टैक्स पे करने के लिए बुला नहीं सकते हो। ये सिंपल चीज़ दी है। देखो जहाँ लिखना है आपको ये वाला एक बार नोट कर लो आप, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में ये वाला आप नोट कर लो एंड ये वाला आप नोट कर लो। तो जहाँ नोट करना है मैं आपको बताती जाऊंगी। सिंपल प्रोविजन एक बार समझोगे वो भी बहुत बहुत हो जाएगा, उसके आगे नहीं जाना है। सेक्शन 197 कहता है कि अगर एओ के पास एप्लीकेशन जाती है, ठीक है, एप्लीकेशन इज मेड बाय एसएससी, एसएससी क्या कर रहा है, एओ को एप्लीकेशन करता है और बताता है कि हीज इनकम इज लो, उसकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है कि उसका जो टैक्स है वो इतना ज़्यादा डिडक्ट होना चाहिए। वॉट एवर जो 192, 193, 194, 194A, 194C, D, G, H, I, J, L, A, ये सब में जितने में भी जो भी टैक्स रेट दिया है, तो दिस पर्सन मेक्स एन एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन देते हैं एओ को और कहते हैं कि इनकी इनकम बहुत कम है, इतनी नहीं है कि जितना 194, 194A, C, D इन सब में जितना भी रेट लिखा है उतना टीडीएस डिडक्ट नहीं होना चाहिए। सो इफ एओ इज सेटिस्फाइड, देखो ऐसा सेम हमने टीसीएस में भी किया है, तो सेम प्रोविजन यहाँ भी है कि अगर एओ सेटिस्फाइड है तो वो क्या करेंगे, एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे। सर्टिफिकेट वुड बी इशूड बाय द एओ टू द एसएससी एंड उसमें बताएंगे किस रेट से टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए। तो डिडक्टर आगे से क्या करेंगे, अंटिल द सर्टिफिकेट इज कैंसल्ड, उसी रेट से टीडीएस डिडक्ट होगा उस पर्सन का, उसी रेट से क्या होगा, डिडक्ट होगा टीडीएस उस पर्सन का, ठीक है। इसके अलावा अगर आप 15G 15H दे देते हैं, इसके अलावा क्या है, हमारा सेक्शन है जिसमें क्या है 197 सेक्शन है 197A, जो कहता है कि अगर 15G 15H का डिक्लेरेशन दिया गया है, 15G 15H में डिक्लेरेशन दिया है, तो आफ्टर गिविंग द डिक्लेरेशन वहाँ पे क्या होगा, टैक्स वुड नॉट बी डिडक्टेड, टैक्स फिर डिडक्ट नहीं होगा। अगर सेटिस्फाइड है कि हाँ सामने वाले की टेकिंग इन अकाउंट दी इनकम जो है तो भी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा नहीं जा रही है, तो 15G 15H दे के क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप डिक्लेरेशन दे सकते हो। डिक्लेरेशन क्या कर सकते हैं, आप दे सकते हैं। देखो ये सब क्या है ना, एक बार वन टाइम रीड वाले सेक्शन है, इसको मैं अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में कराने जाऊँगी ना तो दैट वुड एक्चुअली बी नॉट गुड। क्या हम अपना इतना ज़्यादा टाइम इन चीज़ों पे लगा, तो मैं सिर्फ आपको एक क्रक्स इन चीज़ों का बताते जा रही हूँ। आपको ऐसा है तो आप इन सेक्शंस को एक बार अच्छे से पढ़ लेना, अदरवाइज इट्स मोर देन सफिशिएंट अगर आप इतना ही रखते हैं तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जिस पर्सन को ये 15G 15H किसको देना है, आपको डिडक्टर को देना है। यू हैव टू गिव दिस डिक्लेरेशन टू डिडक्टर। अब ये डिक्लेरेशन जो आप डिडक्टर को दे रहे हैं, दैट मीन्स द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग इनकम, ठीक है, जो इनकम पे कर रहा है, आइदर 15J उसको मिला, आइदर उसको 15H मिला, ठीक है, आइदर 15J है आइदर 15H है। अब वो 193 की इनकम दे रहा है, 192 है, जो भी इनकम वो पे कर रहा है उसे ये जो डिक्लेरेशन मिला है, ही हैज़ टू फर्निश द डिक्लेरेशन इलेक्ट्रॉनिकली टू द डिपार्टमेंट। ये डिडक्टर को क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिकली ही हैज़ टू furnish declaration, electronically he has to what, furnish the declaration, उसे इलेक्ट्रॉनिकली डिक्लेरेशन फर्निश करना होगा, किसको, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ही हैज टू फर्निश द डिक्लेरेशन। अब डिक्लेरेशन की डेट क्या है, डिक्लेरेशन की डेट है डेट ऑफ एंडिंग ऑफ द क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। डेट कौन सी, डेट ऑफ एंडिंग ऑफ क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, तो फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद जब क्वार्टर एंड होता है, तो क्वार्टर कब एंड होता है, अप्रैल में, जून की कौन सी आ गई एंड डेट, दैट इज 30 जून।
फिर इसके बाद आता है 30 आपका सितंबर, फिर आता है 31 दिसंबर, फिर आएगा 31 मार्च। तो ये है आपका क्या डेट, ये क्या है डेट ऑफ क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अब यहाँ तक आपके पास आ जाने चाहिए डिक्लेरेशन, यहाँ तक आपके पास क्या आने चाहिए डिक्लेरेशन। अब गवर्नमेंट को क्या करना है, आप अगर एक गवर्नमेंट एंटिटी है तो ड्यू डेट जो है गवर्नमेंट एंटिटी के लिए ड्यू डेट क्या है, ड्यू डेट गवर्नमेंट वालों के लिए, ड्यू डेट अदर्स के लिए। इनके पास ये डिक्लेरेशन फॉर दी मतलब क्वार्टर वाइज डिक्लेरेशन आ गए, जिन जिन के डिक्लेरेशन आ गए। तो जून तक जो डिक्लेरेशन आए हैं गवर्नमेंट को 31 जुलाई ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तक देना है, वहीं क्वार्टर अदर वालों को 15 मतलब 15 दिन इनको कम मिल रहे हैं। इधर 31 अक्टूबर मतलब इन्हें 1 मंथ पूरा मिल रहा है, तो यहाँ पे 15 अक्टूबर। यहाँ पे अगर 31 जनवरी है तो यहाँ पे है 15 जनवरी। यहाँ पे 15 मई है तो यहाँ पे कितना है 30 अप्रैल। ऑलवेज क्या हो रहा है 15 डेज लेस मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये 30 इमीडिएटली फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर का है, तो यहाँ पे इन्हें क्या मिल रहे हैं 30 डेज, इधर 15 डेज अदर्स वालों को कम मिल रहे हैं एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट वालों को। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट द ड्यू डेट जब आपको डिक्लेरेशन देनी होगी, दिस इज़ द ड्यू डेट जब क्या देना है डिक्लेरेशन सबमिट करना है। ठीक है, फिर हमने ऑलरेडी क्या किया है, हमने 206AA जहाँ पे पेन अगर फर्निश नहीं करते तो 20% और रेट स्पेसिफाइड विच एवर इज़ हायर से डिडक्शन होता है। और यहाँ पे भी हमने जैसे TCS में किया था यहाँ पे भी है 206AA एप्लीकेबल नहीं होगा नॉन रेसिडेंट के लिए। अगर नॉन रेसिडेंट है तो नॉन रेसिडेंट के लिए 206AA एप्लीकेबल नहीं होगा, और ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर ईमेल आईडी, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस जहाँ पे वो रेसिडेंट है वहाँ का सर्टिफिकेट ऑफ रेसिडेंस या फिर टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर अगर डिडक्टी दे देता है तो यहाँ पे उन्हें पेन की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। नो रिक्वायरमेंट ऑफ पेन ओवर हेयर। ठीक है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ पेन ओवर हेयर। ठीक है, अब इसके बाद आ गया है, यस मैम इसके बाद आगे आते हैं। अब सपोज करो यहाँ पे आ गया एक सेक्शन और है 206A। अब ये 206A क्या बोलता है, 206A कहता है हमें अलग अलग जगह क्या है कुछ लिमिट्स दे के रखी है, देयर आर सर्टेन लिमिट्स दैट हैव बीन गिवन टू अस। अब वो लिमिट्स क्या है, सपोज करो जैसे बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी है या पब्लिक कंपनी है। कोई बैंकिंग कंपनी है या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोई पब्लिक कंपनी, दिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू द रेसिडेंट। ये रेसिडेंट को पेमेंट करते हैं, बट द पेमेंट डज नॉट एक्सीड 40,000। पेमेंट 40,000 या फिर हम बोलें तो सीनियर के केस में 50,000, तो यहाँ 40,000। देन इंटरेस्ट वगैरह, इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी है तो 5,000 की लिमिट है। इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी है तो क्या है 5,000 की लिमिट है, तो वो क्रॉस नहीं होता है उनकी ये लिमिट। ये जो बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अगर ये पे कर रहे हैं रेसिडेंट को, इट डज नॉट एक्सीड 40,000 या फिर इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी इज बीन पेड, इट डज नॉट एक्सीड 5,000। So this they have to prepare what? They have to prepare a statement। उन्हें एक स्टेटमेंट बनाना होगा कि किन किन लोगों को उन्होंने इस लिमिट से ज़्यादा पेमेंट नहीं किया है। तो दे हैव टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट जिसमें किस पीरियड का पेमेंट किया है, किस सेक्शन में पेमेंट हुआ है, कब पेमेंट हुआ है, टाइम ऑफ पेमेंट क्या है, मैनर ऑफ पेमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें, ये स्टेटमेंट प्रिस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी को देना होगा। ये क्या देना होगा, इनकम टैक्स अथॉरिटी को ये डिटेल इन फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट देनी होंगी। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या हैं देनी होंगी, और बोर्ड चाहे तो इनके अलावा किसी और को भी स्पेसिफाई कर सकती है जिसे ये स्टेटमेंट बना के देना होगा। तो बोर्ड चाहे तो क्या कर सकती है,
अदर देन दिस, ये जो दिए हैं इन मेंशन के अलावा किसी और को नोटिफाई कर सकती है जिन्हें इस तरह के स्टेटमेंट देने होंगे, एज वेल एज जो पर्सन ये स्टेटमेंट दे रहा है उसमें वो करेक्शन, डिलीशन, एडिशन वगैरह की जो चीज़ें हैं, अपडेशन है इंफॉर्मेशन का, तो वहाँ पे क्या कर सकता है, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू रेसिडेंट द इनकम दैट इज़ 40,000 वाली या फिर ये जो 5,000 वाली इनकम है, तो ही में ऑल्सो डिलीवर, वो इनकम टैक्स अथॉरिटी को करेक्शन स्टेटमेंट भी दे सकता है। करेक्शन स्टेटमेंट, कोई मिस्टेक हो गई, कुछ एडिशन करना है, कुछ डिलीशन करना है, तो वो स्टेटमेंट भी वो क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। और अगर ये फॉलो नहीं किया तो पेनल्टी लगेगी। ये स्टेटमेंट अगर नहीं देते तो पेनल्टी होगी, एंड पेनल्टी विल बी 100 रुपीज़ ईच डे। पेनल्टी विल बी व्हाट, 100 रुपीज़ ईच डे टिल द डेट द नॉन कंप्लायंस कंटिन्यू। यहाँ पे एक पीरियड है, स्पेसिफिक पीरियड है। इफ द पर्सन फेल्स टू फर्निश, दिस स्टेटमेंट विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब, जो प्रिस्क्राइब टाइम है, प्रिस्क्राइब टाइम में अगर वो ये स्टेटमेंट नहीं देते तो 100 रुपीज़ ईच डे टिल द डेट नॉन कंप्लायंस कंटिन्यू, वहाँ तक क्या होगा, वहाँ तक आपको पेनल्टी लगेगी, वहाँ तक क्या लगेगी, पेनल्टी लग जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, अब आगे आते हैं। अब आते हैं हम एक्चुअली किस चीज़ पे, कि टैक्स पेमेंट की टाइम लिमिट क्या होगी, व्हाट इज़ द टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। रिटर्न फाइल करना है तो TDS TCS के रिटर्न कब फाइल किए जाएंगे। अब छोटी छोटी वो सारी चीज़ें, देखो ऑलरेडी कह रही थी ना मैं कि ये नॉर्मल सेक्शंस हैं, तो वो नॉर्मल सेक्शन में मुझे बहुत ज़्यादा आपको समझाना नहीं है, तो जस्ट मैं क्या कर रही हूँ, आपको एक बार बताती जा रही हूँ कि TDS जब किया है तो पूरी तरह से एक एक सेक्शन को हम कवर अप कर लें, बट हर सेक्शन इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। जहाँ जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊँगी, उसे हम तसल्ली से अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो चलो कंटिन्यू करें। ओके, now let us discuss section number 200, and from here you have to pay attention. ओके, यहाँ से हमें कुछ चीज़ें अच्छे से करनी है, समझनी है, और ये काम की भी बहुत है। ठीक है, तो टॉकिंग अबाउट सेक्शन नंबर 200, सेक्शन 200 इज अबाउट duty of person deducting tax. It is about what? It is about duty of whom? Duty of person deducting tax. Okay, now duty of the person deducting tax, सबसे पहली ड्यूटी क्या है, any person who is deducting any sum under any provision of the tax deduction at source chapter, उन्हें क्या करना है, whosoever the person is, ये अगर एक पर्सन है, ये क्या कर रहे हैं, he is deducting the tax, then it is the duty of the person to pay that tax to the credit of central government. He has to pay the tax to credit of central government. He has to pay the tax to the credit of the central government within prescribed time. Within prescribed time, he has to pay the tax to the central government within the prescribed time. ठीक है, now what is this prescribed time? ये prescribed time क्या है, हमें ये जानना है। तो यहाँ हम बेसिकली मेन प्रोविजन पे आते हैं, द टाइम लिमिट। टाइम लिमिट क्या है, तो टाइम लिमिट इज डिवाइडेड इनटू सम कैटेगरी। एक तो ये कि अगर गवर्नमेंट है, पेयर इज गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के लिए टाइम लिमिट अलग है। हाउएवर अगर हम बात करें अदर देन गवर्नमेंट, तो अदर देन गवर्नमेंट के लिए, अदर देन गवर्नमेंट के लिए टाइम लिमिट इज डिफरेंट। देन गवर्नमेंट में भी अगर गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, इफ द पेमेंट इज मेड व्हाट, इफ द TDS इज डिडक्टेड बाय गवर्नमेंट। ठीक है,
when the payer is government or when payment is made on behalf of government, तो गवर्नमेंट है या फिर गवर्नमेंट के बिहाफ पे कोई पे कर रहा है, एंड टीडीएस इज पेड विदाउट चालान। टीडीएस जो है, टीडीएस विदाउट चालान क्या किया जा रहा है, विदाउट चालान टीडीएस पे किया जा रहा है, या फिर टीडीएस इज पेड थ्रू दी चालान, थ्रू चालान टीडीएस पे कर रहे हैं। So if the TDS is paid without चालान, अगर विदाउट चालान है या फिर विद चालान है, TDS पे हो रहा है, तो इस केस में हमें क्या करना होगा? सबसे पहले विदाउट चालान है तो सेम डे पे करना है, सेम डे पे करना है इफ विदाउट चालान। एंड अगर विद चालान है, विद चालान है तो ऑन बिफोर 7 day, on or before 7 days from end of month, on or before 7 days from the end of the month in which either it is deducted, or when due under section 192(1)(a), दैट इज नॉन मॉनिटरी परक्यूसिट। तो यहाँ पे क्या बोला है, अगर विदाउट चालान है तो सेम डे पे करो, विद चालान है तो ऑन बिफोर, जिस मंथ में डिडक्शन हुआ उस मंथ के एंड से 7 days के अंदर पे हो जाना चाहिए, या फिर जिस दिन डिडक्ट हुआ तब, या फिर जिस दिन ड्यू हुआ है, जिस दिन डिडक्ट हुआ, जिस दिन ड्यू हुआ उस मंथ के एंड से 7 days के अंदर यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट। फिर हम बात करते हैं अदर देन गवर्नमेंट की। तो अदर देन गवर्नमेंट की अगर हमने बातें की हैं तो अदर देन गवर्नमेंट में क्या है, वेयर द इनकम और अमाउंट इज क्रेडिटेड पेड इन द मंथ ऑफ मार्च। अगर ये जो इनकम है, इनकम या अमाउंट क्रेडिट किया या फिर पे किया, द इनकम और अमाउंट क्रेडिटेड और पेड इन मंथ ऑफ मार्च, चालान वाला काम तो सिर्फ गवर्नमेंट के लिए चलेगा, अदर देन गवर्नमेंट के लिए चालान का काम नहीं है। तो अगर इन द मंथ ऑफ मार्च में ये क्रेडिट या फिर पे होता है तो उस केस में कब तक पे करना होगा, ऑन बिफोर 30th अप्रैल, 30th अप्रैल तक पे करना होगा टू दी गवर्नमेंट। लेकिन अगर इसके अलावा कोई केस है, मतलब मार्च के अलावा कोई केस है, जैसे जनवरी, फरवरी, कभी भी हो रहा है, तो एनी अदर केस है, तो उस केस में 7th डे यहाँ पे सेम आ जाएगा, ऑन और बिफोर 7 डे, ये और ये सेम है, ऑन और बिफोर 7 डे फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच इट इज़ डिडक्टेड, और when it is due under section 192(1)(a। ठीक है, तो ये है टाइम लिमिट फॉर द डिपॉजिट ऑफ टैक्स। ये क्या है टाइम लिमिट, इस चार्ट को आप नोट डाउन कर लेना। मैं आगे बढ़ रही हूँ और मैं अब आपको बता रही हूँ कि अब आपको रिटर्न कब फर्निश करने। टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग द रिटर्न्स, वी आर ऑन व्हाट नाउ, वी आर ऑन टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग क्वार्टरली रिटर्न वेदर ऑफ टीडीएस और टीसीएस। टीडीएस टीसीएस का क्वार्टरली रिटर्न कब फाइल करना है, तो यहाँ हम आते हैं टाइम लिमिट। टाइम लिमिट किस चीज़ की, टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग, टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग quarterly return, for furnishing what, quarterly return TCS as well as TDS। अगेन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब क्वार्टरली की बात करी है, यहाँ पे किसकी बात करी, यहाँ पे बात हुई है क्वार्टरली की, क्वार्टरली की बात हुई है तो हम क्वार्टर्स लिख दें, हम क्वार्टर लिख देते हैं। और यहाँ अब बाइफरकेशन होगा कि टीडीएस का जो रिटर्न है वो कब फर्निश होगा, टीसीएस का रिटर्न है वो कब फर्निश होगा। When the return of TDS will be furnished, when the return of TDS will be furnished, इनकी ड्यू डेट क्या है, इनकी ड्यू डेट क्या है, ये हमें लिख के चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डेट ऑफ एंडिंग ऑफ क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे
क्वार्टर अगर 30 जून है, सॉरी 30 जून का क्वार्टर है, तो एटलीस्ट 31 जुलाई ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तक क्या करना है, आपको भरना होगा क्या, क्वार्टरली रिटर्न। क्या आपको समझ में आ रहा है? कहीं ये वाली डेट हमने अभी की है, सेम डेट हमने की है कहाँ पे, जब आपको डिक्लेरेशन क्या करना है, इनकम टैक्स अथॉरिटी को देना है, तो सेम डेट होती है। टीसीएस के लिए 15 डेज कम मिलते हैं, तो यहाँ पे 15th जुलाई ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। देन कमिंग टू 13th सितंबर अगेन 30th अक्टूबर, यहाँ फिर 15 डेज कम है, दैट इज 15th अक्टूबर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। Then coming to 31st December, then coming to what, 31st December, तो 31st December का होगा 31st January, एंड यहाँ फिर से आपको 15 डेज कम मिलेंगे, दैट इज 15 January of the financial year. Then coming to what, 31st March, and 31st March के लिए here it is 31st May, and यहाँ पे 31st May of following, immediately following फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे जिस दिन डिडक्शन हुआ, जिस ईयर में डिडक्शन हुआ, उसका इमीडिएटली फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर, और यहाँ पे वहीं पे आ जाएगा 15 में, क्योंकि यहाँ पे भी क्या मिलते हैं, यहाँ पे 15 डेज कम मिलते हैं, वही इमीडिएटली फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर। यहाँ भी क्या होगा, इमीडिएटली फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, और ये सेम फाइनेंशियल ईयर होता है। So this is what this is all about, section number 200. Section number 200 that gives the duty क्या है टैक्स डिडक्टर की, तो ये है कि उसे टाइमली क्या करना है, एक तो पे करना है टू द क्रेडिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, एज वेल एज रिटर्न फर्निश करना है, एज वेल एज उसे क्या करना है, रिटर्न फर्निश करना है क्वार्टरली। नाउ the person who deducts tax, उसकी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो पर्सन टैक्स का डिडक्शन करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक और है, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 203। सेक्शन 203 ये कहता है अबाउट TDS सर्टिफिकेट। इट इज़ अबाउट व्हाट? इट इज़ अबाउट TDS सर्टिफिकेट। अब ये जो TDS सर्टिफिकेट है, यहाँ क्या बोला है कि एवरी पर्सन हु इज़ डिडक्टिंग द टैक्स, every person, it is about every person who is deducting the tax under the provision of TDS के provision में जो भी टैक्स कट रहा है, then the person has to furnish a certificate, उसे क्या करना होगा, एक सर्टिफिकेट इशू करना होगा, दैट इज TDS सर्टिफिकेट। और ये TDS सर्टिफिकेट ये इशू करेंगे इन फॉर्म नंबर 16, ये TDS सर्टिफिकेट फॉर्म नंबर 16 एंड फॉर्म 16A में इशू होगा। TDS सर्टिफिकेट फॉर्म 16 एंड 16A में इशू होगा, एंड ये जो फॉर्म 16 और 16A है, वेट, ये जो फॉर्म 16 है, ये फॉर्म 16 किसके लिए है, जस्ट ये जो फॉर्म 16 है ये किसके लिए है, फॉर्म 16 इन केस ऑफ सैलरी। इफ़ यू आर गेटिंग सैलरीड इनकम तो आपको फॉर्म 16 इशू होगा, और अदर इनकम है, अदर केस है, तो यू विल गेट TDS सर्टिफिकेट इन फॉर्म ऑफ 16A। देन इसके बाद अगर मैं बोलूँ तो अगर ये फॉर्म 16 की बात हो रही है, ये सैलरी के लिए है, एंड दिस विल बी इशूड एनुअली, ये एनुअली इशू होगा, लेकिन 16A विल बी इशूड क्वार्टरली, 16A क्वार्टरली इशू किया जाता है। इसके बाद क्या ड्यू डेट होगी, जब तक ये जो TCS रिटर्न है इसकी ड्यू डेट क्या है, कब तक एटलीस्ट फर्निश हो ही जाना चाहिए, तो दिस TDS सर्टिफिकेट ये इशू हो जाना चाहिए अप टू द ड्यू डेट। कौन सी ड्यू डेट, 15th जून। कब आएगा ये, 15 जून ऑफ फॉलोइंग रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर, ऑफ फॉलोइंग रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर। और यहाँ पे ये 15 डेज फ्रॉम एंड ऑफ ड्यू डेट, 15 डेज फ्रॉम ड्यू डेट लिखते हैं, फ्रॉम ड्यू डेट,
15 days from the due date of furnishing TDS return. 15 days from due date of what? Furnishing TDS return. TDS के रिटर्न जो है, TDS रिटर्न के जो डेट है, TDS रिटर्न के डेट से, रिटर्न कौन से, TDS रिटर्न के डेट से 15 डेज के अंदर इशू करना होगा क्या? सर्टिफिकेट। इसका मतलब 15th August, 15th of November, 15th of February, 15th of June आएगा. So this is about section number 203, and in case if you fail to issue the TDS certificate, तो यहाँ पे ये जो प्रिस्क्राइब टाइम दिया है, अगर इस प्रिस्क्राइब टाइम में you fail to issue, then 100 rupees per day 100 rupees की पेनल्टी है फॉर नॉट फर्निशिंग द सर्टिफिकेट, एंड इट विल बी एप्लीकेबल टिल द डेट फेलियर कंटिन्यू. जब तक फेलियर कंटिन्यू होगा ये तब तक कंटिन्यू होगी, लेकिन इट शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ TDS इन ईच सर्टिफिकेट. TDS का अमाउंट जितना डिडक्ट किया है, ये TDS अमाउंट से ज़्यादा पेनल्टी नहीं हो सकती. पेनल्टी जो है, पेनल्टी यहाँ लिखा है, पेनल्टी कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ TDS दैट हैज़ बीन गिवन इन TDS सर्टिफिकेट. 100 रुपीज़ पर डे है, लेकिन लिमिट क्या है? अमाउंट ऑफ TDS तक की ही लिमिट है, मतलब इक्विवेलेंट टू TDS आपको पेनल्टी लग सकती है, उससे एक्सीड नहीं होगी, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होगी. आई ये बात समझ में? यस मैम, यहाँ तक बात समझ में आई. So let us move to some other points that are important. यहाँ पे कोई दिक्कत हो बिल्कुल आप पूछ लेना, कमेंट सेक्शन है. study_made_easy मेरा इंस्टा पेज है, आप पूछ सकते हो. ठीक है, अब आते हैं हम कुछ और चीज़ों पे, और ये कुछ और चीज़ें क्या है? दिस इज़ गोइंग टू बी नाउ लिटिल बिट इम्पॉर्टेंट, तो यहाँ पे भी यू हैव टू पे अटेंशन. ओके, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं, यहाँ पे अब हम प्रोसेसिंग की तरफ बढ़ रहे हैं. किसकी प्रोसेसिंग? TDS जो आपने स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, उसकी प्रोसेसिंग होती है. कहीं पे क्या होगा, जैसे जैसे आप क्या करते जा रहे हैं, TDS स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो बट ऑब्वियस जैसे हम रिटर्न फर्निश करते हैं तो प्रोसेसिंग होती है. सिमिलरली यहाँ पे TDS स्टेटमेंट जो आपने दिया है, स्टेटमेंट फॉर द डिडक्शन एट सोर्स, उसकी भी प्रोसेसिंग होगी, एंड दैट इज़ गिवन अंडर सेक्शन 200A. That is given under section 200A, and that is for processing of statement of TDS. ठीक है, तो नाउ प्रोसेसिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ TDS. यहाँ पे अब क्या होगा, आप क्या करते हैं? वेयर अ क्वार्टरली रिटर्न ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, आपने क्या किया? क्वार्टरली रिटर्न सबमिट किया, क्वार्टरली रिटर्न, दैट इज क्वार्टरली रिटर्न ऑफ TDS सबमिट किया. और एक करेक्शन स्टेटमेंट, कभी कुछ आपसे गलती हो गई, आपने बताया कितना क्या डिडक्शन किया है, तो जो TDS सर्टिफिकेट में आपको कुछ करेक्शन चाहिए, तो या फिर आपने करेक्शन स्टेटमेंट दिया. ठीक है, either quarterly return or correction statement has been given by the person who is deducting the sum under section 200. section 200 में डिडक्ट किया तो उसके लिए कुछ करेक्शन स्टेटमेंट दिया. Then such quarterly return, ये जो क्वार्टरली रिटर्न है, ये जो स्टेटमेंट है, दिस नीड टू बी प्रोसेस्ड. अब इन चीज़ों की क्या होगी? प्रोसेसिंग होगी. दिस नीड टू बी प्रोसेस्ड. ठीक है, अब इनकी चाहिए प्रोसेसिंग. अब प्रोसेसिंग में क्या होता है, जो भी सम आपने अंडर दिस चैप्टर डिडक्ट किया है उसमें होते हैं कुछ एडजस्टमेंट.
ठीक है, तो द सम डिडक्टेबल अंडर दिस चैप्टर शेल बी कंप्यूटेड, सम डिडक्टेबल अंडर द चैप्टर शेल बी कंप्यूटेड आफ्टर सर्टेन एडजस्टमेंट। तो यहाँ जो एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट क्या होने वाले हैं, लेट अस सी। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट है हमारे लिए फर्स्ट एडजस्टमेंट अगेन सबसे सिंपल है, अरिथमेटिकल एरर। ठीक है, सबसे पहला क्या है, अरिथमेटिकल एरर। स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, यहाँ ई नहीं है, ठीक है। सो अरिथमेटिकल एरर क्वार्टरली रिटर्न में, या फिर इनकरेक्ट क्लेम, ये ऑलरेडी हम टीसीएस में कर चुके हैं, सिमिलर ही है। इनकरेक्ट क्लेम हो गया, अरिथमेटिकल एरर हो गई क्वार्टरली रिटर्न में, उसे सही करेगा। देन इसके बाद इसमें क्या लगाएगा, इंटरेस्ट इफ एनी शेल बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ टीडीएस डिडक्टेड। तो यहाँ पे इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट का भी एडजस्टमेंट किया जाएगा। देन फीस है तो फीस अंडर सेक्शन 234E है तो इट शैल बी कंप्यूटेड एज पर द प्रोविजन ऑफ 234E। इसके अलावा सम पेबल, इससे क्या होगा, द सम पेबल और द अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू द डिडक्टर शैल डिटरमाइन आफ्टर दिस एडजस्टमेंट। ये सारे एडजस्टमेंट के बाद, दैट इज़ ये जो एक्यूरेसी है, इनकरेक्ट क्लेम है, इंटरेस्ट है, फीस है, इन सब के बाद क्या पता चलेगा, आइदर द सम पेबल या फिर रिफंडेबल आ जाएगा। पेबल और रिफंडेबल यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद इंटीमेशन जनरेट किया जाएगा, इंटीमेशन शैल बी प्रिपेयर, प्रिपेयर होगा, जनरेट होगा, सेंड होगा डिडक्टर को, स्पेसिफाइंग द अमाउंट दैट इज पेबल रिफंडेबल। इसके बाद इंटीमेशन जनरेटेड एंड सेंडेड, जनरेट होके इंटीमेशन क्या किया जाएगा, सेंड किया जाएगा, ओके। एंड द अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू टू डिडक्टर, और अगर अमाउंट रिफंड ड्यू है तो वो डिडक्टर को दे दिया जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे, ये इंटीमेशन का टाइम क्या है, तो इंटीमेशन का अगेन टाइम इज़ 1 ईयर। 1 ईयर के बाद कोई इंटीमेशन इशू नहीं हो सकता। 1 ईयर फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच क्वार्टरली रिटर्न फाइल्ड, इन विच क्वार्टरली रिटर्न इज फाइल्ड। जिस दिन क्वार्टरली रिटर्न फाइल किया गया, तो क्वार्टरली रिटर्न जब फाइल हुआ तो 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द क्वार्टरली रिटर्न फाइल्ड, वहाँ इसके बाद से कोई भी इंटीमेशन इशू नहीं हो सकता। नो इंटीमेशन कुड बी इशूड आफ्टर दिस। और अगर हम इनकरेक्ट क्लेम वगैरह की बात करें तो इनकंसिस्टेंट एंट्री हो गया, रेट ऑफ डिडक्शन कम ज़्यादा है, तो ये क्या है, इनकरेक्ट क्लेम। सो दिस इज प्रोसेसिंग ऑफ टीडीएस, और ऐसा हम टीसीएस में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यहाँ कोई भी नई चीज़ नहीं है, देयर इज़ नथिंग न्यू इन दिस। बट अब जो आ रहा है, इसे हमें कुछ इलस्ट्रेशंस के साथ भी देखना है, कुछ केसेस के साथ भी देखना है। नाउ दिस इज़ समथिंग जहाँ से उठ के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्ज़ाम में, जहाँ से उठ के क्या होता है, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एंड दिस पार्ट इज गोइंग टू टेक नियर अबाउट 1 आवर फॉर यू। यस, दिस पार्ट इज गोइंग टू टेक नियर अबाउट 1 आवर। क्यों मैम, इतना क्या है इसमें, क्योंकि अच्छे से समझना है तो समझना है, नहीं तो फिर तो निकाल सकते हैं हम चीज़ों को ऐसे ही। बट मैं फिर भी ट्राई करूँगी कि इसे मैं 40 मिनट्स में कैसे भी कवर कर पाऊँ अच्छे से। क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ, आई एम ट्राइंग कि इससे आपको बेहतर तरीके से समझाया जा सके, बिकॉज दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ योर टीडीएस, दैट इज़ फेलियर टू डिडक्ट और पे टीडीएस, जिसमें क्या पेनल्टी है, क्या होना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। एंड आफ्टर देन दिस फाइनली टीडीएस का क्लोजर। एंड अभी भी मैं बता रही हूँ, ऑलरेडी पोल आई एम टेकिंग ऑन इंस्टाग्राम, आप कमेंट में बता दो आपको नेक्स्ट चैप्टर क्या चाहिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ द वोटिंग, जो ज़्यादा वोटेड रहेगा मैं वही स्टार्ट करूँगी, एंड जिसके लिए जो बेनिफिशियल है, इसलिए प्लीज़ विदाउट थिंकिंग, बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप लिखो और ऑनेस्टली जो पोल होगा उसके अकॉर्डिंग
कल तो रिफंड अपलोड होगा जीएसटी का, उसके बाद आपके लिए वो चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट विद सेक्शन नंबर 201।